हाँ भाई, तो आपके पास आज टॉपिक क्या है कि आप लोगों को किसी सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैं सर्कुलर लूप का मतलब समझा देता हूं। ये रहा सर्कुलर लूप और इसका एक्सिस का मतलब ये रहा इसका एक्सिस, ठीक है ना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करंट जाएगा और मैंने जनरली आप लोगों को बता रखा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में किस तरीके से हमारा थंब जो है वो चलता है और कर्लिंग फिंगर किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। अच्छा, अब अपन ने क्या करा, यहां से इसको ऐसे बना दिया और ये बता दिया है क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई सर। अब इसमें करंट आप यूं मानिए कि इसमें करंट ऐसे प्रोवाइड कराया जा रहा है, यूं ऐसे, तो करंट आया यहां पर और यहां से घूमकर गया ऐसे। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि इस कॉइल की जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों, ए है, और इसकी जो डिस्टेंस रखी हुई है, ये जो डिस्टेंस है ये बोल्ड ही बना देते हैं हम। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों आप लोगों को, एक्स दे रखी है। आपको इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो बायो सावर्ट लॉ लगाना आप सभी जानते हैं, तो बायो सावर्ट के एक साथ सभी बच्चे स्टेप बताएंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, एलिमेंट लेते हैं, दूसरा डीएल लेंथ लेते हैं, डीएल लेंथ से आर लेंथ लेते हैं और उनके बीच में क्या निकालते हैं, एंगल। थर्ड क्या करते हैं, बायो सावर्ट लॉ लगाते हैं। फोर्थ क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब कंप्लीट ज्योमेट्री के लिए उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सभी को समझ में आ रहा था। अच्छा, अब बच्चों देखो इसके लिए बट मुझे एक डीएल एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा और एक डीएल एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा, ठीक है क्या, आधी लेट आ रहा है बेटा आजकल। एक डीएल एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा और एक डीएल एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा। इस बात को समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों। देखो आप सभी जानते होंगे इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर ए वेक्टर से भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर बी वेक्टर से भी क्या होता है बच्चों, मानते हैं आप इस बात को। बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसी थी, बता सकते हैं क्या क्या था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्यूब, साथ में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है क्या ये बात भी, यानी कि जो डीबी वेक्टर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो लेंथ के भी क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट के लेंथ के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और आर के भी क्या होगा, यहाँ आर क्या है, डिस्टेंस है स्मॉल एलिमेंट से टेस्टिंग पॉइंट तक की। सभी को इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक स्मॉल एलिमेंट जो मैंने यहाँ लिया है और करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है आप सभी अपने फ्रेम के हिसाब से देख लीजिए, कुछ शायद मेरे हिसाब से इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट। सभी बच्चे मानते हैं इस बात को। अच्छा, आप सभी बात समझना, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट बाहर दे रहा हूं तो किसी भी सर्कल का छोटा सा एलिमेंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है, मानते हैं आप इस बात को। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है तो इसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए थंब को तो करंट की डायरेक्शन में करना पड़ेगा और कर्लिंग फिंगर किसकी डायरेक्शन में रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में रहेगी। ये करंट ऐसे जा रहा है, थंब करंट की डायरेक्शन में कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ जरा कहां आएगी, ऊपर वाले एलिमेंट के लिए कहां आएगी, ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ में आ रहा है सभी को। और जब ये करंट घूमकर ऐसे जाएगा, करंट ऐसे इस वाले पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा बच्चों देखो अपने पास एक, इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई dB ऐसे, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई dB ऐसे। और बच्चों ये वाली डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया है, जल्दी बताओ, r नाम दे दिया। r ये है, r ही है। इस एंगल को क्या नाम दे दिया, इस एंगल को क्या नाम दे दिया। अच्छा, मेरे दिमाग में साथ साथ ये बात चल रही है, तुम्हारे दिमाग में भी चलनी चाहिए। इधर अल्फा हमने माना है तो हम लास्ट में पहुंचते पहुंचते इसको हटाएंगे, r हमने माना है तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते हम इसको हटाएंगे। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अब थोड़ा सिनेरियो ऐसे समझना कि ये डीएल लेंथ थी, यहाँ को आप डीएल लेंथ मानेंगे, मानते हैं आप सभी। अच्छा, मैं भी मान गया। ये आर था, आर कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये क्या था, आप लोगों के पास आर था, ठीक, ये क्या था आप लोगों के पास आर था।
तो आप क्या देख सकते हैं कि ये जो डीएल एलिमेंट है, ये मैं एक बार आप लोगों को सिनेरियो में दिखा रहा हूं, देखो ऐसे, और ये जो मेरे को दिखाई दे रही है लेंथ, ये वाली लेंथ, ये इन दोनों का बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। थोड़ा आप इसको देखो, अभी इस फ्रेम से आपको शायद समझ में ना आए, है ना, मैं फ्रेम थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये डीएल लेंथ ऐसे है और ये ऐसे है, थोड़ा सा इस फ्रेम में देखें आप, आपको क्या दिखाई दे रहा है एंगल 90 डिग्री। बच्चों आप अगर इसको सोच रहे हो तो आप ये वाला एंगल सोच रहे हो, ये वाले एंगल की हम बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं डीएल लेंथ और इसके बीच में एंगल कितना है। भाई ये ऊपर भी जा रहा है, ये नीचे भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपसे ये और ये एंगल की बात कर रहे हैं, कितना है 90 डिग्री। अच्छा अब अगर मान लो ये डीएल है, देखो समझ में आ रहा है ना सभी को, ऐसे देख लीजिए आप, सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर ये डीएल है, अगर ये डीएल है, ये आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर बताए गए हैं, तो तीसरे आने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके भी, दोनों के भी क्या आने वाली है, परपेंडिकुलर। भाई मानते हो कि नहीं मानते हो? तो देखो इसके और इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? देखो जरा, इसके परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है। इसके ये परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है। दोनों के ही क्या है? परपेंडिकुलर। समझ में आया? वापस बताए, पक्का से श्योर? वापस डीबी कैसे आया? डीबी ये और ये कैसे आए हैं? ये अभी ये जो करके बताया ना, ये जो अभी सर्कल बनाया हुआ था हमने, ये कड़ा लिया हुआ था और उससे बनाया था, वो डीबी आए। वापस बताया जाए क्या? वापस देखो, करंट जा रहा था ऐसे, मैंने थंब को रखा ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई? ऊपर, ऊपर ऐसे, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर इसके लिए कहाँ आया? करंट जा रहा था ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई? नीचे, मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे। अच्छा तो ठीक है ना, साथ साथ एक काम और करते हैं, देखो अच्छे से विजुलाइज करेंगे तभी हमारे को समझ में आएगा इसको, है ना। जब तक विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, जब तक हमारे को समझ में नहीं आ पाएगा। आप ये बात सोचिएगा कि ये मेरा जो ये वाला जो हाथ है, ये जो हाथ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये क्या है? आर है। ये क्या है? आर है। आप एक बात सोचना, अगर ये शोल्डर में मेरा कह दूं, मतलब ये शोल्डर से लेके शोल्डर तक अगर मैं डीएल कह रहा हूं, तो आप बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता हुआ दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब कुछ ऐसा एंगल बनाओ जो ऐसे हो, इससे 90 डिग्री हो और इससे भी 90 डिग्री हो। तो इसके लिए हमने इसको डीबी को ऐसे रख दिया। देखो जरा, क्या इससे 90 डिग्री है? चेक कर लो आराम से, इससे 90 डिग्री है। अच्छा, और क्या इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? चेक करो, मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूं फ्रेम में, क्या इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहा है। शायद आपको बात समझ में आई। देखो मैं फिर कह रहा हूं, हर बच्चा समझ जाए ऐसा जरूरी तो नहीं, तो फिर फिजिक्स की इज्जत खत्म हो जाएगी आप लोग। तो पहले तो हमने समझाया, पूरा कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करिए, और जो बच्चा कॉन्सेप्ट से नहीं समझा वो जुगाड़ बना ले। जुगाड़ क्या है कि सर कुछ नहीं करना, आपको ऐसे अल्फा तक बनाने के बाद जो छोटे जो वैल्यूज हैं डीबी और डीबी लगा देना है, लगा देंगे। अच्छा अब एक बात बताइए, मैं एंगल्स डिवाइड करने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना बच्चों। ये अल्फा है, पूरा का पूरा कितना है? तो ये वाला कितना होगा? मानते हैं क्या? मैं बस केवल सिखाने के लिए बना रहा हूं, आप लोगों को भी मेजरमेंट नहीं देना इसका। अच्छा ये 90 माइनस अल्फा है। अच्छा ये पूरा बता सकते हैं कितना है? तुम्हें क्या पता? बताया जो था, लेकिन सर ये भी बात सही है, ये वाली बात भी तो है। क्या? बताओ बताओ बताओ, बताओ क्या? कि इफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज देन इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। क्लियर हुआ क्या? अच्छा तो इसलिए ये वाला पूरा बनना चाहिए था 90, ये वाला अगर 90 माइनस अल्फा आया तो फिर से ये कितना आ जाएगा? अरे यार ऐसे सोच ले, 30 डिग्री, पूरा 90 ये 30, तो ये वाला कितना? पूरा 90, अगर ये 60 तो ये कितना? तो ये 30 लेके चलो तो ये भी कितना आया? आगे चलो पक्का से। अब इजी है, देखो ये अल्फा तो ये भी क्या? अल्फा। अब देखो बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो अपना दिमाग पूरा लगाएगा। बच्चा ये तो मैंने बड़े आराम से आप लोगों को अल्फा 90 माइनस अल्फा करके दिखाया। बच्चा 200% पेपर में क्या करेगा? ये ऐसे। हैबिचुअल किसका है बच्चा? वर्टिकल अपोजिट एंगल का। मेहनत तो करनी नहीं है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से भाइयों ये वाला एंगल नहीं, ये वाले एंगल अल्फा और अल्फा बन जाएंगे। मानते ना आप इस बात को? भाई ये आ रहा अल्फा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो गया, और आप पेपर में ऐसा करके आएंगे, विश्वास करना मेरी बात का। तो मेहनत तो करनी है नहीं, ऐसा मत करके आना। ये पहले ही जो गलती होती है वो मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी जहां साइन आना चाहिए वहां कॉस आ जाएगा,
और जहाँ कॉस आना चाहिए वहां साइन आ जाएगा, फिर साइन के फंक्शन चलने लग जाएंगे, तो प्रॉब्लमेटिक टर्म ही आ जाएगी। चलिए तो हटा देते हैं एक बार इसे और समझते हैं वापस से। बताओ जरा, ये डीबी है तो जल्दी से बताना ये वाला क्या होना चाहिए, डीबी कॉस एल्फा, ये वाला। अच्छा जल्दी से बताओ ये वाला, और दूसरे वाला। क्लियर हुआ? अब एक छोटी सी लाइन लिखेंगे यहां, क्या कहेंगे, डीबी कॉस एल्फा वुड बी कैंसिल आउट ईच अदर, कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना। तो जो आप लोगों के पास बी नेट आएगा, बी नेट जो आएगा उसको बी नेट ना कहकर डीबी नेट कह रहे हैं हम, वो क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ। अच्छा ये अब आप कह रहे हैं ना, मैं आपके कहने पे लिख रहा हूं 2db साइन अल्फा, या तो मैं ये लिख दूं, क्या लिख दूं, आप कह रहे हैं 2db साइन अल्फा। बच्चों क्या मुझे आप ये बता सकते हो ये आ किसके कारण रहा है, एक एलिमेंट के लिए आ रहा है या दो एलिमेंट के लिए आ रहा है? अरे db 2db साइन अल्फा अकेले एलिमेंट के कारण आ रहा है या दो एलिमेंट्स के कारण आ रहा है? भाई एक बार एक एलिमेंट ऊपर ले रखा है, एक एलिमेंट नीचे ले रखा है। देखो एनसीईआरटी क्या करती है, यहाँ टू नहीं लिखती है, यहाँ केवल क्या लिखती है, डीबी साइन अल्फा। और इस तौर पर एनसीईआरटी आपको क्या बताना चाहती है कि भाई साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम केवल इस दो एलिमेंट को लेकर ये समझाना चाह रहे थे कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग कभी भी एक दूसरे के मतलब अपोजिट वाले लेते हैं तो हमेशा डीबी कॉस अल्फा को क्या करेगा, कैंसिल। केवल फैक्टर बचेगा कौन सा, डीबी साइन अल्फा वाला, यानी कि केवल कौन सा फैक्टर बचने वाला है, साइन अल्फा वाला। मानते हैं आप इस बात को? अच्छा फिर एनसीईआरटी क्या करती है, आगे जाकर पूरे के लिए क्या कर देती है, इंटीग्रेट कर देती है, तो आंसर निकाल देती है, या इंटीग्रेट कर देती है, समीशन कर देती है, जो भी उसका मन करता है। अब आप कह रहे हो सर लेकिन हमारे को एक बार बताओ, हमारे को क्लियर दिख रहा है डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, तो हम 2db साइन अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि आप बताओ आपने इनको कैंसिल भी तो किया है। मैंने कहा हाँ यार ठीक है तुम चाहे हो तो लिख दो, लिख देता हूं मैं भी 2db साइन अल्फा। लेकिन बात अच्छी वाली क्या है कि 2db साइन अल्फा जब आप लिखेंगे तो ये रहा, देखो आपका मेन मोटो क्या होता है कि इस पूरी ज्योमेट्री को कवर करना, इस पूरी ज्योमेट्री को क्या करना, कवर करना। गुंजन ऐसे क्यों बैठी बेटा, नींद आ गई क्या, बैंक का टॉपिक आ गया ना? आपका मेन मोटो क्या है, इस पूरी ज्योमेट्री को कवर करना, चाहे आप अकेले एलिमेंट से पूरा घुमाकर कवर करें, चाहे आप दो एलिमेंट से आधा आधा घुमाकर कवर करें, बात एक ही आने वाली है। किस किस को बात समझ में नहीं आई, हैंड रेज करेगा ऐसे, वेरी गुड। आपको तो अभी आएगी भी नहीं, कुछ दिन 2 दिन तो आप अभी जाए, वेरी गुड। एलिमेंट अपन लेते थे बायो-सावर्ट लॉ तक मैंने लगा दिया है ना, बायो-सावर्ट लॉ तक मतलब मैं लगा दूंगा अभी। एलिमेंट लेने के बाद हम क्या करते थे, उसका लास्ट में जाकर इंटीग्रेशन करते थे। मानते हैं आप इस बात को? मैं भी मानता हूं। मैंने इसको रखा होता, अकेले एलिमेंट के कारण क्या मुझे पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ता, तभी छोटा 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 मिलकर मेरे पास क्या बनता, पूरा का पूरा ये सर्कल जो है वो बनता। लेकिन अगर मैंने एक एलिमेंट ऊपर माना है, एक एलिमेंट नीचे माना है, तो आपको सोचो इसको यहां से आधा जला दूं और इसको यहां से आधा जला दूं, तो क्या मेरे पास पूरा सर्कल कवर हो चुका है या नहीं हो चुका? तो अगर आप 2db साइन अल्फा लेते हैं तो इंटीग्रेशन करते टाइम आप ध्यान रखेंगे सरकमफेरेंस आप 2 पाई ए ना लेकर क्या लेंगे, पाई ए लेंगे। और अगर आप db साइन अल्फा लेते हैं केवल और केवल, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन करते टाइम आप क्या काम में लेंगे, 2 पाई ए काम में लेंगे। देखो अल्टरनेटिवली बात यही है, उसमें 2 आके बाद में मिल जाएगा उसको, ओवरऑल पाई ए इंटू 2 बन जाएगा। बात वही है, कॉन्सेप्चुअली समझना था बस हमारा। चलिए जी आगे देखें, डीबी नेट हो गया, 2db साइन अल्फा हो गया, मैं डीबी निकाल रहा हूं, मेरी हेल्प करिए, जल्दी बताइए डीबी क्या आना चाहिए। अरे बता दो यार, म्यू नॉट आई डी एल साइन अल्फा, साइन अल्फा 2 अल्फा, और 2 भी लगा दूंगा, अल्फा लगाऊं क्या लगाऊं, 0 डिग्री बेटा, इसीलिए बताया गया था। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, सॉरी व्हाट इज साइन थीटा इन फॉर्मूला ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, इट इज द एंगल बिटवीन डीएल लेंथ एंड आर,
जो कि अभी इतनी राम कहानी बताकर क्या बताया आपको, 90 डिग्री है। कितना है, मानते हैं आप सभी? क्या सभी बच्चे यहाँ पे बैठे मानते हैं? तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं हम। उठा के पुट कर देते हैं डीबी नेट। क्या बनेगा, 2 से करें 2 डीबी साइन अल्फा से करें या केवल डीबी साइन अल्फा से? चलो भाई मान लो। तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 हो गई, साथ में क्या आ गया बच्चों, साइन अल्फा। क्लियर हुआ इतना सभी को? ये किसके क्या हो गया बेटा, देख ये वैल्यू उठाई है, यहां से उठा के पुट करिए बस डीबी की जगह, और 2 और लिख देता हूं, है मैन? क्यों आया? क्योंकि अपन ने बेटा अब डीबी नेट की वैल्यू पुट करी है, डीबी की नहीं, डीबी नेट की। ओके चलो आगे क्या, हाँ जी। आपने अगर वहाँ पे 2 dB sin अल्फा दिया है तो वहाँ पे 2 dB sin 2 अल्फा आना चाहिए था, ये एंगल पूरा मिलके ना पूरा ऐसे बनेगा। ये चल रहा है बस, ये मान ले इसी चीज का वो कर रहा हूँ। अबे बेवकूफ, आया तो दोनों की वजह से ही है। एक अल्फा आया उससे 1 dB साइन अल्फा निकला, दूसरा अल्फा आया उससे 1 dB साइन अल्फा निकला। तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 साइन अल्फा होने चाहिए या साइन 2 अल्फा होने चाहिए? ये किसने सिखाया देखो, साइन 2 अल्फा होता है। एंगल है ना पूरा, हाँ फिर एंगल तो पूरा करेगा ना। फिर कंपोनेंट एक बार बता, जब एंगल तो पूरे लेता है, ये अल्फा और ये अल्फा, इसको मान ले तू पूरे को 2 अल्फा। पहली बात तो इस पूरे को 2 अल्फा कैसे भी नहीं कह सकते, मान ले तेरे हिसाब से तू जो सोच रहा है ये 2 अल्फा मान लेता, तो भाई साहब फिर इसके कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे करता बता मेरे को। एक्चुअली में अगर आप चाहते हो इनके कंपोनेंट करना तो आप इसको अभी एक कल परसों एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन करवाया तेरे को, है ना, उसमें तूने पूरा 90 डिग्री लिया था या बाइसेक्ट करके 45 लिया था? क्यों लिया था वो? क्योंकि दोनों एंगल सही थे। अब ये थोड़ी ना कहा तूने 90 और 90 लिया, उसको कितना कितना लिया, समझ पा रहा है क्या मेरी बात? ओके तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये 2 म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साथ में साइन अल्फा। मुझे क्या करना चाहिए, बायो सावर्ट लगा दिया, क्या करना चाहिए अब? इंटीग्रेशन क्यों करोगे यार, जानते हो इसके बारे में, पूरा घूम के बनेगा कितना, फॉर कंप्लीट लूप, फॉर कंप्लीट लूप। कंप्लीट लूप के लिए बताइए क्या होना चाहिए, समीशन ऑफ डीबी नेट इक्वल टू समीशन ऑफ 2 म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। साथ में कोई ज्यादा स्टाइल दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ काटा पीटिया भी नहीं करें, करनी होगी जब कर देंगे। क्या करना चाहिए सर, यहां तो क्या लिख देना चाहिए, बी नेट। साथ ही साथ मैं बस लिखता जा रहा हूं, आप देखते जाना समझ में आता है या नहीं। म्यू नॉट आई 2 पाई ए डी एल से क्या लिख देंगे, 2 पाई ए, 2 पाई ए या पाई ए, 2 पाई ए क्यों नहीं लिखेंगे भाई, पूरा सर्कल तो है, क्योंकि सर 2 एलिमेंट है, दोनों घूमे तो आधे आधे ही है ना। क्या लिखें इसको, पाई ए अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा। अब आगे का मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को जितना आता था मैंने बता दिया भाई, इसके आगे मुझे काटा पीटी कर लो यार, इतना भी चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बात। और किसको चेंज करेंगे, अल्फा। अल्फा तो चेंज होगा नहीं, ओवरऑल साइन अल्फा ही चेंज करना पड़ेगा। होता क्या है वो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। चलिए बताइए क्या आना चाहिए, बी नेट म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 आर क्यूब, चलो यार आराम से लिख देते हैं, आर स्क्वायर ए अपॉन आर। मानते हैं ना आप सभी, पक्का से? अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को ही साइन अल्फा कहते हैं, है ना। तो a इंटू ए मिलकर क्या बना देगा, ए स्क्वायर, साथ में क्या बना देगा, आर क्यूब। यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस साइन अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर।
बस फाइनल स्टेप पे आप, किस पे है, फाइनल स्टेप, और आपका आंसर आने वाला है। अच्छी डेरिवेशन है, पेपर में आ भी जाती है। क्या करें सर, आर को हटाना है, लेकिन आर किसकी टर्म्स में हटना चाहिए, ए की टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में, या दोनों की टर्म्स में हट सकता है, हट सकता है यार। तो हाँ, ये कह सकते हैं आप, यानी कि देखो अगर मैं आर को बेसिकली सोचूं तो आपको नहीं लगता कि आर इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल प्रॉपर बन रहा है ना। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ आर चाहिए, आर क्यूब चाहिए। अंडर रूट का मतलब पता है, पावर हाफ होती है, और अगर ऊपर क्यूब लग रहा है तो ओवरऑल क्या बनेगा, आर की पावर 3/2, सॉरी इन पूरे टर्म की पावर कितनी बनेगी, 3/2। चेक करते हैं, फाइनल आंसर आप लिख देंगे, बी नेट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, एंड हियर इट इज योर फाइनल आंसर। अब चेक भी करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार चेक जरूर किया करो कि क्या ये आंसर सही भी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे सर, इसको ना नॉर्मल सर्कल के सेंटर पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। खुद बताओ, अगर सर्कल के सेंटर पर ले लूं तो क्या ये x की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी क्या, x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, a क्यूब बच जाएगा क्या, a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल होगा तो केवल नीचे 2a बच जाएगा क्या। फॉर्मूला क्या बच जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। याद करो, नॉर्मल सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता था। भाई रेडियस r होती थी तो r होता था, अब रेडियस a है तो क्या है, a। समझ में आया आप सभी को, जल्दी नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर a circular current carrying loop along its axis। अनंत बंद कर दिया उसको भाई, बंद।